हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुरा है। आप लोग मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थीम्स हैं, जो कि रिकरेंट थीम्स हैं, उसके अंदर देख रहे हैं। ये कम्प्लीटली प्री स्पेसिफिक है। प्री कौन सा? प्री 2023 का। ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें और इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उसके अलावा आमिना मैम जो है वो ज्योग्राफी में रिवर्स के ऊपर एक कोर्स लेकर आए हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा उनका आर्ट एंड कल्चर का कोर्स भी पढ़ा है, उसे भी देख सकते हैं। अगर मेरी करंट अफेयर्स डेली न्यूज़ एनालिसिस वगैरह क्लास को आप फॉलो नहीं करते हैं तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंदर कमेंट वगैरह कर सकते हैं अगर आपका कुछ भी डाउट वगैरह है तो। चलिए, तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? देखो, सबसे पहले अपन आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइबल पीजेंट है ना, और जो सिविल रिवोल्ट्स थे। ठीक है, कहाँ से पढ़ रहे हैं? स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्राइबल पीजेंट सिविल रिवोल्ट्स थे, इसकी पीडीएफ, इन सब की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इन सब की पीडीएफ ग्रुप में मिलेगी। ट्राइबल पीजेंट सिविल रिवोल्ट्स, इनके अंदर अलग अलग जितने भी सारे रिवोल्ट्स थे उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको ढंग से रिवाइज वगैरह करेंगे, एक एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे अलग अलग। इन्हें डिस्कस करने के बाद फिर आगे नेक्स्ट चीज़ पे आएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले सिविल रिवोल्ट। सिविल रिवोल्ट्स की अगर बात करें तो इनके अंदर क्या है? देखो, ये कुछ है ना प्राइमरी कॉजेज थे। इन कॉजेज के ऊपर ही लार्जली ये सारे के सारे रिवोल्ट चल रहे हैं। वो कॉजेज कौन कौन से थे? एक तो टैक्सेस बढ़ा दिए थे। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अपन ने क्या डिस्कस नहीं करा है? देखो, मैं सीधा यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ट्राइबल एंड जो पीजेंट रिवोल्ट वगैरह है, इसी से शुरू कर रहा हूँ। जो पिछले वाले चैप्टर्स हैं उन्हें डिस्कस नहीं करा है। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। वैसे भी ये प्री स्पेसिफिक है। ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान दें। टैक्सेस इंक्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए थे, ये बहुत बड़ा इशू था। उसके अलावा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। तो जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स थे अलग अलग, कौन कौन सा? परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, उसके अलावा रवातवारी, उसके अलावा महलवारी, है ना। इन सबको अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले सीए की क्लास में। जिस किसी ने नहीं देखा है आप लोग देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर फिर भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अलग से इनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। देखो, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स की वजह से क्या हुआ था? वापस से टैक्सेस का भी एक तो बर्डन बढ़ गया था, रैक रेंटिंग जैसी चीज़ें हो गई थी। उसके अलावा जो है मिडिल मैन खूब सारे क्रिएट हो गए थे। यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई है। टैक्सेस बढ़ गए, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। उसके अलावा न्यू रेवेन्यू कलेक्टर्स, नए बीच में काफ़ी सारे बिचौलिए आ गए थे। ठीक है, ज़मींदार वगैरह नए नए खूब सारे बना दिए थे। और जिनकी वजह से क्या हो रहा था? रैक रेंटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। पहले क्या होता था, जैसे ये पीजेंट है, ठीक है, इसको इसे रेंट देना है, और फिर ये जो है फाइनली, मतलब टैक्स वगैरह, रेंट वगैरह जो भी देना, और ये जो है फाइनली किसको देगा? ये फाइनली इसको टैक्स देगा, है ना। जो भी राजा वगैरह होता था उसे टैक्स देगा। बट अब क्या चीज़ होने लगी? अब जो नया सिस्टम आया, ठीक है, जो नए सिस्टम्स आए, उन नए सिस्टम्स के बाद क्या चीज़ हो गई कि जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नीचे ज़मींदार को बोला कि भाई हमें तो इतना सारा रेंट चाहिए। उन्होंने लेट से उन्होंने बोला कि भाई हमें हर लैंड से कम 10 रुपये का रेंट चाहिए, लेट से। ठीक है, अब अगर इन्हें 10 रुपये का रेंट चाहिए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर 10 रुपये का रेंट चाहिए, तो ज़मींदार को कितने रेंट की ज़रूरत पड़ेगी? ज़मींदार को कम से कम भाई 12-13 तो कमाएगा ही कमाएगा, है ना। जब 13 लेगा तब 3 उसके पास रखेगा और 10 उनको दे देगा। अब अगर ये ज़मींदार जो है 13 इनसे लेगा, तो एक तो वो चीज़ है, पीजेंट से डायरेक्ट 13 ले रहा है। अब क्या हो रहा है कि पीजेंट की इतनी जो है यील्ड वगैरह निकल नहीं पा रही है, पीजेंट इतना 13 रुपये जो है वो दे नहीं पा रहा। तो जिस वजह से क्या चीज़ होने लगी कि जिस वजह से ये जो पीजेंट है ये अपनी ज़मीन बेच देगा किसी और को, है ना। तो ये P1 था। अब ये P1 तो चला जाएगा। P1 जो है अपनी ज़मीन बेच देगा किसी और को, या P1 जो है अपनी ज़मीन रेंट पे दे देगा, बेचेगा नहीं, रेंट पे दे देगा किसी और को। किसको देगा? P2 को दे देगा, है ना। अब P2 को क्या करना है? P2 को जो ये पीजेंट 2 को जो ये रेंट पे देगा, तो इसको बोलेगा कि भाई मुझे कितना रेंट चाहिए तुझसे? मुझे कम से कम भी 15-16 रुपये रेंट चाहिए। 15-16 रुपये क्यों? क्योंकि 13 रुपये तो इसको चले जाएंगे, तो इसको वापस 15 रुपये तो कम से कम कमाने पड़ेंगे ना। तो ये इससे 15 देगा। जब ये 13 नहीं कमा पा रहा था तो ये 15 कैसे कमा पाएगा, है ना। इससे इसको पता पड़ेगा कि भाई इसका भी काम हो नहीं रहा है, तो ये वापस जो है नीचे किसी तीसरे को दे देगा, P3 को दे देगा। और P3 को क्या बोलेगा कि मुझे तो तुझसे 18 रुपये चाहिए रेंट। रेंट जहाँ कितना रहा है? 10 रुपये, ठीक है। और वैसे भी जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर भी 13 रुपये तक पड़ना चाहिए था। अब कितना पड़ रहा है? यहाँ पर 18 रुपये पड़ रहा है। ये भी चीज़ सस्टेन नहीं करेगी। ऐसे 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 ये चीज़ चलती रहेगी, घूम फिर के घूमती रहेगी, पैसा कहीं से भी निकलेगा नहीं। समझ में आया? इसे बोलते हैं रेकरेंटिंग।
फिर उसके बाद क्या चीज़ है, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स। हाँ, अब वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, मतलब ये जो ईस्ट इंडिया वाले पीपल जो लोग थे, ये क्या कर रहे थे, ये अपने जो गुड्स थे उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे कि भाई हमारे गुड्स खरीदो, और वहाँ पे जो भी बनता है उसको यहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट करवा के ये भाई यहाँ पे ये खरीदो, वो खरीदो, ये लो वो लो, है ना। और यहाँ के जो भी गुड्स वगैरह थे उन सबको धीरे धीरे जो है डिस्कार्ड टाइप कर रहे थे, उनके ऊपर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगा रहे थे कि यहाँ का जो गुड है, ठीक है, अगर उसको आपको बेचना है तो उसके ऊपर इतना जो है पैसा लगेगा, वहाँ का तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब फ्री ऑफ टैरिफ है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट्स है, अब हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर ध्यान देना, हैंडीक्राफ्ट्स वाला पॉइंट अक्सर जो है लोग ऐसे ही हल्का समझ लेते हैं, लेकिन हैंडीक्राफ्ट के ऊपर यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है। तो हैंडीक्राफ्ट जो है, हैंडीक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेट हो गए थे, काफ़ी सारे जो हैंडीक्राफ्ट्समैन थे उनके पास काम ही नहीं बचा था। क्यों काम नहीं बचा था? इसलिए काम नहीं बचा था क्योंकि जो पॉलिसीज़ थी, एक तो वो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा उनके फेवर में नहीं थी, दूसरी बात उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो भाई यहीं का इंडिजीनियस हुए ना। और तीसरी बात ये है कि अब वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे धीरे धीरे मार्केट के अंदर, क्योंकि क्योंकि जो दूसरी तरफ से जो ब्रिटिश वगैरह जो गुड्स वगैरह आ रहे थे वो चीपर मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चीपर मिल रहे थे, समझ में आया। तो ये भी इनको इशू आ रहा था। अब अपन ने क्या देखा भाई, जो भी सिविल रिवोल्ट्स हैं उनके कॉजेज देखे, तो सिविल रिवोल्ट्स के कॉजेज क्या क्या हैं, सिविल रिवोल्ट ये देखो प्राइम, ये ही कॉमन कॉजेज है ना, तो ये कॉमन कॉजेज तो लगा ही सकते हैं, इसके अलावा दूसरे कॉजेज भी लग सकते हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दो, मतलब ये वाला पार्ट, बाकी प्री में आए तो आ जाए, बाकी प्री में आने के चांसेस कम है। अब देखो सिविल रिवोल्ट्स के, एक तो सबसे पहली बात टैक्सेस खूब सारे नए नए लगा दिए थे, जो नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स वगैरह चल रहे थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इशू था। उसके अलावा जो मिडल मैन वगैरह काफ़ी सारे आ गए थे, और मिडल मैन की वजह से रेक रेंटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली थी। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़र कर रहे थे, और जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा था, जो अपने स्वदेशी जो इंडियन गुड्स थे, इंडिजीनियस गुड्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान झेलने को मिल रहा था। उसके अलावा क्या चीज़ है, अब देखो जितने भी ये मूवमेंट्स होंगे ना, इन मूवमेंट्स के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर समझो, ये जितने भी मूवमेंट्स होंगे, इन मूवमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं जो सेंटर होगा, नर्व सेंटर, उन नर्व सेंटर के अंदर पुराने जो जमींदार्स हैं और जो पोलीगार्स हैं, ये पोलीगार्स कौन होते हैं? पोलीगार्स साउथ इंडिया के अंदर एक कलेक्शन ऑफ विलेजेस को, ठीक है, किसको? कलेक्शन ऑफ विलेजेस को, कलेक्शन ऑफ विलेजेस एक एक चीज़ होती है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे महल होता है, ठीक है, मतलब अपने यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में जो महल होता है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारे 3-4 जैसे जो भी विलेजेस हैं उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? महल बोलते हैं, है ना। फिर इनके ऊपर एक जो हो, एक चीफ्टन होगा, ठीक है, एक जो भी चीफ का एक चीफ होगा, एक हेड होगा, तो उस चीफ हेड को क्या बोलेंगे? उस चीफ हेड को बोलेंगे पोलीगार। क्या बोलेंगे? पोलीगार। यहाँ पे देखो पोलीगार। और ज़मींदार तो आपको पता ही है। तो ये जो पुराने पावर विल्डर्स हैं, अब क्या होता है कि भाई जो नए नए काफ़ी सारी जगहों पे जैसे रॉयतवारी लेकर आए, और उसके अलावा महलवारी वगैरह लेकर आए, तो यहाँ पे ज़मींदार्स का केस ख़त्म हो गया, है ना। पहले ज़मींदार्स थे, फिर यहाँ पे ज़मींदार्स का ख़त्म हो गया। अब ज़मींदार्स के पास इतने टाइम से पावर थी, है ना, और काफ़ी सारे लोग उनको मानते भी थे। अब धीरे धीरे उनकी पावर डिमिनिश होती जा रही, तो वो इस बात को उनके लिए जो है पचाना मुश्किल हो रहा, जिस वजह से क्या होता था कि वो जो है ये जितने भी मूवमेंट्स वगैरह होंगे, सिविल अपराइजिंग्स होंगी, इनके सेंटर में कौन होंगे? इनके सेंटर में ज़मींदार्स और पोलीगार्स ही होंगे। अगर सेंटर में ये होंगे तो जो है सपोर्ट तो ये नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तो सपोर्ट जो मास है, मास कौन प्रोवाइड करेगा? मास जो है वो पीजेंट्स, एक्स आर्मी, जो भी वहाँ पे एक्स मिलिट्री वगैरह जो भी लोग हैं जिनको हटा दिया गया है, या जो मतलब ब्रिटिश आर्मी के भी हो सकते हैं, अपनी के भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्टिसंस वगैरह हैं, आर्टिसंस भी काफ़ी ज़्यादा, देखो आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। और रेक रेंटेड जो पीजेंट्स हैं, अभी रेक रेंटेड आपको समझा दिया मैंने, है ना। ये सारे लोग इसको मास प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे लोग इनको मास प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ज़मींदार वगैरह तो कम होते हैं ना, नंबर में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बाकी सारे बहुत ज़्यादा है पीजेंट्स वगैरह, है ना, तो ये सब इनको मास प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो है फर्स्ट रिवोल्ट के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट है सन्यासी रिवोल्ट। कौन सा रिवोल्ट है? सन्यासी रिवोल्ट। इस सन्यासी रिवोल्ट को फ़कीर रेबेलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ़कीर रेबेलियन भी कहा जाता है। फ़कीर रेबेलियन के अंदर एक अच्छी बात थी, मतलब वैसे भी चलो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। फ़कीर रेबेलियन जो था, इसे सन्यासी रिवोल्ट भी कहा जाता है, और इसके अंदर एक बहुत शानदार बात थी कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर पार्टिसिपेशन में थी। उसके अलावा
पीजेंट्स जो मेन जो रिवोल्ट था वो पीजेंट सेंट्रिक था, है ना। और बाद में जो है जमींदार्स ने और जो मिलिट्री मैन वगैरह थे उन्होंने भी इनको जो है सपोर्ट करा, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करा। इनका ये जो सन्यासी मूवमेंट के अंदर क्या करते थे, ठीक है, तो ये खाली नाम के ही सन्यासी थे। वैसे ये जो भी फैक्ट्रीज होती थी, ट्रेजरीज होती थी, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेजरीज और फैक्ट्रीज वगैरह होती थी उन्हें रेड करते थे, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से जो भी सामान वगैरह निकलता था उसे सब कुछ निकाल लेते थे। क्यों? क्योंकि ये इस हिसाब से मतलब वो वाली आइडियोलॉजी वो होती थी कि भाई ये जो है हमारा ही सामान है, तुमने हमें लूट लूट के भेला करा, हम अपना हिस्सा जो है वापस खींच रहे हैं, समझ में आया? ये कब का रिवोल्ट है? अक्सर जो है टाइम क्रोनोलॉजी पूछी जाती है ना। कभी पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, साल तो वो वैसे नहीं पूछते हैं, बट जैसे है ना अक्सर क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि पहले क्या चीज़ हुई, बाद में क्या चीज़ हुई। तो याद रखना सिविल रिबेलियंस के अंदर सबसे पहले सन्यासी हुआ, उसके बाद में अहोम हुआ, उसके बाद में कुक्का हुआ है, ठीक है। और इनको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज, ट्रेजरीज वगैरह ये आपको समझ में आ गया। एंडेड, अब ये जो पूरा रिवोल्ट था किसने एंड करा, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एंड करा। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही बाद में, अब एक दो रिवोल्ट बुक के अंदर आप पढ़ोगे, बुक कौन सी पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ रिवोल्ट्स के बारे में और मेंशन कर रखा है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स में ने ही उनमें से एक में क्या करा था, यूपी के अंदर, कहाँ पर, यूपी के अंदर कुछ इजरादार्स को अपॉइंट करा था। अब ये अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे ही टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब वो आपको एक क्वेश्चन डाल देंगे कि इजरादार जो है वो चीज़ क्या है, और ये जो है मतलब किससे रिलेटेड है, और क्या क्या ऐसे कुछ कुछ डाल देंगे। अगर आपको ये चीज़ उस समय ध्यान नहीं होगी तो आप सोचोगे यार ये कोई मिडिवल हिस्ट्री या ऐसा कुछ मुगलों वुगलों का कुछ लग रहा है। नहीं, मुगलों वुगलों का नहीं है। इजरादार जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपॉइंट करे थे। ये रेवेन्यू फार्मर्स थे। क्या थे? रेवेन्यू फार्मर्स थे, ठीक है। इतना ही याद रखना है, इतना याद रह जाए, इनफ है। चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है, देवी चौधरानी। देखो यहाँ पे समझो, ये जो मूवमेंट था, कौन सा मूवमेंट, सन्यासी का जो रेबेलियन था, सन्यासी रेबेलियन, इसके अंदर मैंने आपको बताया हिंदू और मुस्लिम्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों ही अच्छी खासी मात्रा के अंदर सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे कुछ जो है मल्टीपल अलग अलग लीडर्स के नाम लिखे हुए हैं, बट वो नाम याद रहने वाले नहीं है, कोई उसके ऊपर टाइम पास करने का मतलब नहीं। फोकस करते हैं अपन एक जो है दूसरी फ्रीडम फाइटर के ऊपर, जिनका नाम है देवी चौधरानी, ठीक है। अब ये जो देवी चौधरानी है ये जो है इसके अंदर एक विमेन, ठीक है, वुमेन फ्रीडम फाइटर थी, और इसलिए ये पार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? एक तो विमेन के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता रहता है मेंस के अंदर, है ना। दूसरी बात, प्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तीसरी बात ये है कि इसके ऊपर, इससे रिलेटेड एक चीज़ के ऊपर ऑलरेडी प्री में क्वेश्चन आ चुका है। किस चीज़ के ऊपर? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने जो है 2 बुक्स लिखी थी, ठीक है। उन 2 बुक्स में से एक बुक जो थी वो डायरेक्टली किसके ऊपर थी, सन्यासी जो रिवोल्ट अपन ने डिस्कस करा उसके ऊपर थी, और दूसरी जो है वो इन मैडम के ऊपर थी, देवी चौधरानी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ये देखो, इसके ऊपर पहले अपना क्वेश्चन आ चुका है आनंद मठ। ये आनंद मठ बुक किसके ऊपर है? सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर है। समझ में आया? ठीक है। और इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है, मेरे ख्याल से 2022 में ही आया है, ठीक है। तो आप एक बार वापस उसको देख सकते हैं। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन ने सन्यासी रिवोल्ट के बारे में देखा। फकीर रेबेलियन में इसे बोला जाता है। हिंदू मुस्लिम अच्छी इक्वालिटी देखने को मिली थी। पीजेंट्स की बात करें तो पीजेंट सेंट्रिक रिवोल्ट था, और ज़मींदार्स और मिलिट्री मैन वगैरह ने इन्हें जो है सपोर्ट करा था। फैक्ट्रीज और ट्रेजरीज वगैरह को रेड करते थे। लास्ट में एंड कौन करेगा इसको पूरे को? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स करेगा। इन सब के जितने भी रिवोल्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं उन सब का एंड जो है वायलेंट ही होता है, वायलेंट सप्रेशन ही होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो जो है एकदम हवा में आते हैं। उसके बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है खूब सारा उनके ऊपर दबाव डालती है, वो जो है मारकाट वगैरह करती है, और वो सब ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है। देवी चौधरानी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनके ऊपर जो है एक बुक लिख रखी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। इसे याद रखना। उसके बाद अहोम। अब अहोम को अपन इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं।